मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं कि आप तमाम से ये गुजारिश करूं कि जिस तरह 2019 में आप तमाम ने मिलकर मुत्तहिद होकर औरंगाबाद की इस तारीखी पार्लिमानी सीट से इम्तियाज़ जलील साहब को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब किया। इम्तियाज़ जलील साहब की वो कामयाबी उनकी इनफरादी नहीं, ये कामयाबी औरंगाबाद की उस अवाम की थी जो ये चाहती थी कि 20 जो उनको बंदी बनाया गया था वो उससे आज़ाद होना चाहते थे। तो 20 साल की वो तमाम तकालीफ और जुल्म को इम्तियाज़ जलील को इसलिए कामयाब किया क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी एक आज़ाद आवाज़ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी एक आज़ाद आवाज़ को पाया। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी उस जालिमों के खिलाफ थी जिन्होंने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को हमेशा के लिए पसमानदा बनाकर रख दिया था। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इसलिए थी कि गरीबों और मजलूमों को एक आवाज़ मिल गई। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इसलिए भी अहम थी कि गयूर नौजवान अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। इसलिए भी जरूरी थी 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद आपने भारत की जमहूरियत को और महाराष्ट्र की जमहूरियत को आपने मजबूत किया। और कैसे आपने मजबूत किया कि जब मुल्क को हमारे आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने यह ख्वाब देखा कि भारत की जमहूरियत, भारत का लोकतंत्र एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर चलेगा, जिसको उर्दू में हम कहेंगे शिराकतदारी की जमहूरियत। उन्होंने ख्वाब देखा कि भारत क्या है, एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म का फूल होगा। उन्होंने भारत का तस्वुर किया कि भारत एक बाग की तरह है और उस बाग में हर फूल और 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद कामयाब करके कई कोशिशें की कि औरंगाबाद की इस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इम्तियाज़ जलील ने देखा कि ये गरीब हैं, मजलूम हैं, इनकी मेहनत की कमाई ने लूट लिया, ये परेशान है, बीमार है। इम्तियाज़ जलील खड़ा हो गया और कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। बताइए 20 साल में जो बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी के औरंगाबाद में थे, किसी ने गरीबों की तकलीफ नहीं समझा, किसी ने को इंसान के तौर पर देखा नहीं देखा। मेरे भाई यही फर्क है इम्तियाज़ जलील के 5 साल और वो साबिका एमपी के 20 साल का। लोकसभा में देखा, मैंने लोकसभा के बड़े बड़े सीनियर एमपी की जबानों से सुना कि पहली मर्तबा जीत कर एक एमपी आता है और मुख्तसर से वक्त में औरंगाबाद, महाराष्ट्र और देश की जनता की बात पूरी तरह से रख देता है। ये काम इम्तियाज़ जलील ने किया। मराठा आरक्षण का मसला आया, इम्तियाज़ जलील खड़े होकर पार्लियामेंट में इस बात को उठाया और कहा क्यों नहीं देते आप।
बल्कि इम्तियाज जलील ने तो मराठाओं से कहा कि तुमको धोखा दिया जा रहा है, कोर्ट से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वो बात सच साबित हुई। दंगरों के आरक्षण का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़े होकर उनके आरक्षण का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के वो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट जिसको महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि इनको रिजर्वेशन दो, और बंबई की हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, इम्तियाज जलील ने बीजेपी और शिवसेना से कहा कि क्यों नहीं देते तुम, आरक्षण दो उनको भी। बताओ, आप एक एमपी को बता दो महाराष्ट्र में जो इस तरह की तकारीर और इस तरह की समाज की उनके इंसाफ की बात किसी ने की। और फिर आपके सामने शिवसेना अब 2 हो गई, राष्ट्रवादी 2 हो गई, बीजेपी और कांग्रेस यानी 6-6 मिलकर सिर्फ मकसद एक ही है कि दोबारा इम्तियाज जलील ना जीत जाए, क्योंकि वो पसंद करते थे 30 साल के अंधेरे को। और औरंगाबाद की जनता ने फैसला कर लिया 19 में और अब भी कर लिया 24 में कि 30 साल के अंधेरे को हम दोबारा वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने अंधेरों को खत्म करने का काम शुरू किया। अब हम रोशनी को फैलाने का काम करेंगे, हम नफरत के अंधेरों को खत्म करेंगे, मोहब्बत को आम करेंगे। ये फैसला औरंगाबाद की आवाम ने कर लिया। आप देखिए, CAA का कानून आया तो उद्धव ठाकरे सपोर्ट करते हैं। ट्रिपल तलाक का कानून आया, शिवसेना तायीद करती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया जा रहा था 2019 जुलाई में, शिवसेना तायीद करती है। इसी UAPA कानून के तहत मैं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा कि 4-4 साल 5-5 साल से भीमा कोरेगांव के लोगों पर जेल में रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि शिवसेना ने इस कानून को बनाने में अमित शाह और मोदी की तायीद की। CAA का कानून बनाया गया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। क्या है CAA का कानून? भारत में ऐसे कानून को बना दिया गया कि अगर कन्नड़ के किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर NRC NPR होगा तो वहां पर लिस्ट लगाई जाएगी नामों की, और कोई भी जाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, मराठा हो, दंगर हो, वंजारा हो, उसको जाकर कोई भी कहेगा कि ये नाम पर मुझे ऑब्जेक्शन है, और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। और नागरिक बताने के लिए क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर है। आपको मालूम भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट होगा। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा, वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे, मेरी बात सुन के जाकर देखना, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बताओ, यह कानून की तायीद शिवसेना ने क्यों की, उद्धव ठाकरे ने क्यों किया? और पार्लियामेंट में जब मैंने अमित शाह को पूछा कि क्या यह कानून तुम NPR NRC के लिए नहीं बना रहे, तो अमित शाह उठकर कहे कि हाँ ओवैसी जी, देश में होगा, NPR NRC होगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि NPR NRC नहीं होगा। जब NPR NRC होगा तो गरीब परेशान होगा, आदिवासी परेशान होगा, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान परेशान होगा। ये परेशान करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। UAPA का कानून, बेल नहीं मिलती 5-5 साल, बल्कि एक 85 साल का ईसाई पादरी जेल में मर गया। सड़ रहे लोग,
आपने तायीद की, आप मुख्यमंत्री हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या वाहियात बयान देते हैं आप। मगर आज आप कह रहे हैं कि हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारा साथ दें। ट्रिपल तलाक का कानून आपने तायीद की, बार बार कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक कानून से सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम महिलाओं को हो रहा है। अब वो छोड़ के भाग रहा है अपनी बीवी को। वो भी ये समझ रहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ के भाग जाऊंगा तो दिल्ली में कुछ मेरे को मुकाम मिल जाएगा। बाज लगा छोड़ के भाग गए थे, अब वो छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जो कानून बनाए, अगर कोई मुसलमान अहमक बोलता हूं, उसको पागल बोलता हूं, जो ट्रिपल तलाक देता है, गुनाह है। अगर वो ट्रिपल तलाक देगा तो मोदी जी ने कानून कैसा बनाया, हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने, तलाक नहीं होगा। अगर तलाक नहीं हुआ तो उसको जेल को क्यों भिजा रहे? जुर्म होना ना, गुनाह होना नहीं, जेल को भिजा दिए, चलिए भिजा दिए। अब मोदी जी बोलते हैं कि तू जेल में रह के बीवी को पैसे दे, उन्हें जेल में रह के पैसे देगा। फिर मोदी जी बोलते हैं कि उसको अगर कोर्ट सजा देगी 2 या 3 साल की, तो उस वक्त तक हमारी बेटी, हमारी बहन उसके निकाह में रहेगी, और जब वो जेल के बाहर निकलेगा, आएगा, तो मोदी जी बोल रहे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम बैंड बाजा लेकर जाना और बाजे वालों से कहना कि बहाओ, फूल बरसाओ, ट्रिपल तलाक देने वाला निकल रहा है। अरे क्या कानून बनाया आप? शिवसेना तायीद की, अब आकर हमसे बोल रहे हैं हम सेक्युलर हैं। अरे 30 साल का अंधेरा क्यों हुआ था, बताओ बताओ कांग्रेसियों, 30 साल का अंधेरा औरंगाबाद में क्यों था? बताओ शिवसेना जो तुम्हारे 2 टुकड़े हो गए, 30 साल का अंधेरा क्यों था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, ये ताकतें जो आ रही हैं, इनका मकसद क्या है? और क्या कहते थे ये अभी जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं, आज कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। अरे तेरा आखिरी हो गया 19 में, मेरा आखिरी है। ये क्या कहते थे, मैं भूल जा रहा हूं। वो बोलते थे खान या बान, खान या बान बोलते थे। अब क्या है तुम्हारे पास? अब क्या है तुम्हारे पास? खान या बान बहुत माने ताना मारते थे। तो इसको हम लोग हैदराबाद में बोलते 1.5 उशारी की बातें। खान या बान, बात करें कि औरंगाबाद खान या बान, अब क्या हुआ तुम्हारे पास? अब तुम जला रहे मशाल को। इस वास्ते बोलते लंबी लंबी छोड़ना नहीं, जो ऐसा फेंकते ना वो पलट के भी आता बाज वक्त। आखिरी इलेक्शन, तुम्हारा आखिरी इलेक्शन हो गया है 2019 में, अब तुम्हारा कोई टाइम नहीं है। औरंगाबाद की जनता तुम्हारी नाअहली को देख चुकी है, तुम्हारे परफॉर्मेंस से बेजार थे। तुम कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, तुम एक काम कर सकते, दिलों को तोड़ने का काम कर सकते। तुम घरों में दीवार उठाने का काम कर सकते। तुम दलितों से इंसाफ नहीं करने का काम कर सकते। हाँ, वो तुम्हारी काबिलियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ये हो गया, और हमारे बीजेपी, नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम 3-4 दिन से उसी पे लगे हुए, खाने पे आ गए। अभी ने कैसा आप मच्छी दिखा रहे, गोश्त खा रहे। अरे भाई, आप जिस मुल्क में जो खाना चाहता है खा ले, मगर देश के प्रधानमंत्री अब खाने पे आ गए। पहले बोलते थे कपड़े देखकर पहचानो, अब बोल रहे खाना देखकर पहचानो। मैं देश के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं,
क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम ना आप लोगों को? इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड यह है कि कंपनी एक बॉन्ड खरीदती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए, डिमांड ड्राफ्ट मालूम ना, वो खरीद के मोदी जी को दिए, पूरे पार्टियों को दिए, सियासी पार्टियों को दिए। बीजेपी को मोदी जी को कितना मिला? 8,000 करोड़। हर कंपनी वाला खरीदा, बोले बादशाह सलामत, आप सुल्तान है दिल्ली के, ले लीजिए, आप दिल्ली के तख्त पे बैठे हैं। 8,000 करोड़ उनको दिए। और कोई भी सेठ पैसे दे रहा तो अपनी अम्मा की मगफरत के लिए नहीं दे रहा, अपने अब्बा की मगफरत के लिए नहीं देता उन्हें। कोई भी सेठ दे रहा तो उन्हें बोलता एक हाथ दे रहा हूं, 4 हाथ दे वापिस। तो 8,000 करोड़ उनको मिले। तो जो जो बड़े बड़े कंपनी बीजेपी को पैसे दिए बॉन्ड में, उनको मोदी जी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। क्योंकि जो सेठ देता ना पैसे, उन्हें फ्री में नहीं देता। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बॉन्ड दिए तो पूरी दुनिया तेरी ले ले तू। 8,000 करोड़ इनको मिले। अच्छा, उसमें 8,000 करोड़ में एक गोश्त की कंपनी है, अलाना उसका नाम है, उन्होंने इनको 10 करोड़ रुपए दिए, शिवसेना को 1.5 करोड़ रुपए दिए। और दुकान किसकी बंद हो रही? कुरैशी की और कथिक भाइयों की। यानी तुम गुलाब जामुन मलाई पूरा दबा के खा लेंगे, और वो गरीब बेचारा जो दिन को 1,000 रुपये कमाता, उसकी दुकान बंद। अब आप बताइए, 10 करोड़ बीजेपी को, 1.5 करोड़ शिवसेना को। बल्कि गुजरात में किसान है, 40 स्क्वायर मीटर जमीन बेचे तो एक कंपनी ने उनको इस्तेमाल करके 10 करोड़ रुपए मोदी जी को दिए और 1.5 करोड़ रुपए शायद शिवसेना को दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? कि ये मोटे मोटे सेठ लोग ये तमाम पार्टीज को खरीद लिए, इन सबको खरीद लिए, ये बिकने तैयार थे, इनको खरीद लिए। 8,000 करोड़ बीजेपी को, 1,400 करोड़ कांग्रेस को, 1,500 करोड़ या 1,200 करोड़ टीएमसी को, शिवसेना को, दूसरी शिवसेना को, सबको मिले। यानी सब लोग इस हम्माम में नंगे हैं माशाअल्लाह, दबा के खा लिए पूरा नान खलिया, मगर बीफ बैन है, पैसों का बैन नहीं है भाई मेरे। अब आप बताइए, क्या जमहूरियत में मजाक नहीं हो रहा है? ये जो गरीब जो निकल कर 13 तारीख को वोट देगा, या भारत के जहां जहां इलेक्शन होगा वोट देगा, उसके वोट पर तो सरकारें बनती हैं, मगर उन गरीबों की जिंदगियों को के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं और बड़े बड़ी बातें करते हैं। करप्शन खत्म हो गया। अरे कहां करप्शन खत्म हुआ? जो तुमको बॉन्ड दिया, तुमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अच्छा, इन तमाम बिकने वालों में किसी का नाम नहीं है तो असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील का, न मंजलिस पार्टी का नाम नहीं, हमको कोई दिया ही नहीं। मगर सब मिलके क्या बोलते हैं? इन्हें बी टीम, इन्हें आतंकवादियों का साथी। अरे बेटा, तू गांव गांव बांट लिए चोरा मिलकर, हमको क्यों नहीं मिला बॉन्ड? मैं बी टीम, इन्हों बोलते हैं इन्हों देशभक्त नहीं है इन्हों। अच्छा, ये देशभक्ति 8,000 करोड़ रुपए लेना, ये देशभक्ति है? मेरे को नहीं मालूम था। मेरे बताइए, आप जमहूरियत का मजाक हो रहा तो नहीं हो, क्या हो रहा है बताइए। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद आपकी पार्लियामेंट की सीट है। औरंगाबाद में आपने 2019 में एक तारीखी फैसला लिया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिला लिहाज मजहब मिल्लत, आप लोग पहले से ज्यादा तादाद में इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। कन्नड़ से शायद 34,000 के करीब वोट मिले थे। अभी हमारे भाई जो एमएनएस छोड़कर आए, उन्होंने ये कहा कि अब की बार कन्नड़ से इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील को 1 लाख वोट मिलेंगे।
मुझे यकीन है कि वो पूरा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 तारीख के दिन निकल कर वोट डालिए। गर्मी होगी, यकीनन गर्मी होगी, मगर मेरे भाई, भारत की पार्लियामेंट में कोई अगर तुम्हारे दिल में छुपे हुई बात को अगर अपनी जबान पर बेबाक तरीके से लाकर उस ऐवान में इन तमाम लोगों के सामने अगर कोई बोल सकता है तो कौन बोल सकता है? आप सोचो। क्या आप उम्मीद लगाएंगे शिवसेना से, ये कांग्रेस से, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से? ये जो आप उम्मीद लगाएंगे कि तुम्हारी तकलीफ को बयान करेंगे? अरे ये तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, ये तुम्हारे आंख से बहने वाले आंसू को पोंछने के लिए तैयार नहीं है। वो कहां हमारी और गरीबों की बात करेंगे? सत्ता में ये आदर्श वाले रो रो कर तड़प गए, इनका हाथ पकड़ने तैयार नहीं थे। जिसको तुम गाली देते वो आगे बढ़ा इम्तियाज जलील और उनका हाथ पकड़ा। बताओ भारत की पार्लियामेंट में कौन तुम्हारी आवाज है? कौन हमारे इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएगा? कौन कहेगा कि तुम जुल्म कर रहे हो? मैंने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1930 का जर्मनी जिस तरीके से हिटलर यहूदियों को ट्रीट कर रहा था, जो हाल हमारा हो चुका। बोल सकते ये लोग? कभी लड़ सकते ये लोग? नहीं लड़ेंगे। हां, कहां लड़ेंगे? जब इनको एमपी बनना है, सत्ता मिलना है। इनको सिर्फ इख्तिदार से मोहब्बत है, गरीबों की से कोई मोहब्बत नहीं है इन लोगों को। और आज आप देख रहे हैं कि नौजवान बेरोजगार है भारत में। इतना बेरोजगारी है इस मुल्क में, अंदाजा नहीं है। मैं तो कभी कभी एयरपोर्ट पर मुझे बीजेपी के नौजवान मिल जाते और मुझसे शिकायत करते, तू बड़ा भाषण देता, बहुत तेज बोलता, देख के रहना। मैं बोला, चल बैठ। फिर आके बोलते एक सेल्फी लेना। मैं बोला, एक बात बोल, तेरा काम सेल्फी लेना है या नौकरी भी मिली तेरे को? बोलते बहुत प्रॉब्लम है, वो इसी भाई नौकरी नहीं है। बोला, फिर क्या कर रहे तुम लोग? ये मुझे गाली देने से तुमको पेट भर जाएगा? तुम मुझे गाली दोगे, मेरे कपड़े को, मेरे दाढ़ी को गाली देने से तुमको नौकरी मिलेगी? तेरे घर में चिराग जलेगा? तेरे बच्चों की स्कूल के फीस का इंतजाम होगा? तेरी बहन की शादी का इंतजाम होगा? पूछो। खामोश हो जाते। आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया। जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बास वक्त आप सुन के ताज्जुब करते हैं, कहां से सोचा है भाई ने? तो उन्होंने ये बोले, देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा? तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? नहीं, उन्होंने बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला, हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक मां जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो मां ही जानती है। अब इन्हों बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश इससे पूछते, तू कैसे पैदा हुआ था बताना, है ना? तू कैसे पैदा हो गया? फिर अब जाहिर है मीडिया वाले कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण। ठीक है, हम आपके दूल्हे भाई हैं, हम ही है, और तो मिलता नहीं है आपको। अरे तू कैसे पैदा हुआ बता? मैं सोच रहा था वीडियो देखकर, तू कैसे पैदा हुआ भाई? आम फाट से तो आनिया गए ना, अम्मा की पेट से आप और हम आए।
अब बताइए कि नौकरी नहीं मिल रही तो उन्होंने बोल रहे नूनू प्राइम मिनिस्टर और योगी बच्चे नहीं पैदा किए, तो फिर क्या उनको कैसे नौकरी मिल गई फिर प्राइम मिनिस्टर की और उसके हमको कहीं क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन गए 10 साल, उन्होंने अपनों 8 साल से 7 साल से मुख्यमंत्री है देश के सबसे बड़े प्रदेश के। ये बीजेपी का काम है क्या इस तरह की बात कर दो? और याद रखिए बीजेपी संविधान को तब्दील कर सकती है। अगर दोबारा इख्तिदार सत्ता में आएगी तो संविधान को बदलेंगे। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, उन तमाम भारत के बाइज्जत लोगों से कह रहा हूं जो इस संविधान को इस देश की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत मानते हैं, बीजेपी संविधान बदल सकती है। ये बार बार मोदी जी बोलते 4 कास्ट, याद रखो इसके पीछे बात है, राज है। तो इसलिए संविधान को बचाना है, भाईचारगी को बचाना है, औरंगाबाद को और तरक्की की राहों पर लेकर जाना है। अगर आपका एक एमपी आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हाई कोर्ट में जाकर बहस कर सकता है तो 20 साल से ये क्या कर रहा था आदमी? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप तमाम मिलकर पूरे एक होकर, हम हर समुदाय से हो सकते हैं मगर औरंगाबाद इन तमाम चीजों से बड़ा है। औरंगाबाद में बसने वाले गरीब और मजलूमों का मुस्तकबिल अच्छा करना है, फ्यूचर। गरीबों को इंसाफ दिलाना है। आपने 5 साल का मौका दिया और ये जो लोग पूछ रहे हैं ए 5 साल में क्या किया रे, तो 20 साल में क्या किया बोल? नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भड़काऊ देता है मेरे भाई। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए। अच्छा, जाते वक्त सेल फोन लेके मत जाओ, हाथ में सेल फोन नहीं रहना। हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है मुसलमानों में, सेल फोन लेके जाते, उन्हें ऑफिसर होता सेल फोन अलाउड नहीं है। तेरी तो मैंने आता घर को जा रहा हूं। अरे कहीं को जा रहा, ठहरना ना, चलो तुम भी चलो। अरे अम्मा को लेके चले आता। सेल फोन मत लेके जाओ बाबा, वोट डाल के सेल्फी लो। असद भाई पतंग, कन्नड़ में हाल हवा में पतंग, वो करना, वैसे ही करना। पोलिंग बूथ को सेल फोन लेके नको जाओ, वोट देखो, जहां पतंग का निशान दिखा बटन दबाओ, टी आवाज आती है। वो टी आवाज के साथ बाजू मशीन में एक चिट्ठी निकलती, जरा गौर से देखो, उसमें पतंग निशान गिरा नहीं गिरा, गिरा, पास हो गया आप अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद निकल के सेल्फी लेके देखो पतंग कोट डाला आज। मगर सेल फोन लेके मत जाइए और खुदा के लिए अपने पूरे घर वालों को लेके जाइए, जितने बच्चे हैं माशाल्लाह लेके जाइए, सब जाइए, वोट डालिए और MIM पार्टी और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। धन्यवाद साहब। मैं आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास